Hello students, beta let's start our next topic, that is grouping of electric cells. करते हैं शुरू. Next topic is grouping of cells. जिस तरह से रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग की थी, कॉम्बिनेशन किया था बेटा हमने, सीरीज कॉम्बिनेशन और उसके बाद किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन, वैसे ही जो हमारे सेल्स होते हैं उनका भी पहले हम ग्रुपिंग करेंगे, पहला सीरीज में, फिर पैरेलल में और फिर किसमें, मिक्स कॉम्बिनेशन करेंगे उसका. चलिए जी, सबसे पहले करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन हमें पता है बेटा, रेजिस्टेंस में भी दो रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में होते हैं. कब? यदि उनमें करंट क्या होता है, सेम होता है. इफ द करंट इज सेम देन द रेजिस्टेंस आर इन सीरीज. सिमिलरली if the current in the two or more cells is same then the cells are in series. तो मान लीजिए हमारे पास ये पहला सेल है और इसके साथ ये दूसरा सेल है. पहले सेल की ईएमएफ E1 है बेटा और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है. दूसरे सेल की ईएमएफ बेटा E2 है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है हमारा, R2. ठीक है जी. यहां पर बेटा 3 पॉइंट मान लेता हूं मैं. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट A, इस पॉइंट का नाम B है और ये C है. क्या मैं पहले सेल के लिए लिख सकता हूं बेटा, फॉर सेल फर्स्ट सेल के लिए बेटा मुझे पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR. तो क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो अगर दोनों सीरीज में है तो बेटा दोनों में करंट कितना होगा, सेम. मान लिया दोनों में करंट कितना है मेरा, I है. V होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. पहले सेल के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, दूसरे सेल के लिए है हमारा VB माइनस VC. तो मैं पहले सेल के लिए लिख रहा हूं, फॉर सेल 1 VA माइनस VB टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू E. पहले सेल की EMF है बेटा E1 माइनस करंट है उसमें I और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उसका R1. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ऐसे ही बेटा अगर मैं सेल के लिए, दूसरे सेल के लिए लिखूं, फॉर सेल सेकंड सेल के लिए, तो बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है मेरा VB माइनस VC विल बी इक्वल टू, इसकी ईएमएफ है कितनी बेटा E2 माइनस करंट इसमें सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसमें R2. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. देखिए जी, ये मेरे पास दो इक्वेशन है. अगर मान लीजिए मैं दोनों सेल को हटाकर एक सिंगल सेल लगाता हूं तो वो इन दोनों सेल का इक्विवेलेंट सेल होगा. तो मान लीजिए अगर मैं दोनों सेल को हटाकर एक सेल लगाता हूं A और C पॉइंट के बीच में, तो ये तो हमारा A पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, C पॉइंट हो गया. और वो सेल इन दोनों सेल के इक्विवेलेंट है, इसलिए उसकी EMF होगी E इक्विवेलेंट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा बेटे R इक्विवेलेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों इक्वेशन को बेटा क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं. तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये VB माइनस का और ये VB कैसा, प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा. VA माइनस VC, VA माइनस VC, ये E1 प्लस का है, ये E2 भी बेटा प्लस का है, तो क्या लिख सकता हूं इसको, E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2. बेटा माइनस का I कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो ये बचेगा हमारे पास कितना, R1 प्लस R2. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब इस सेल के लिए लिखता हूं मैं इक्वेशन, फॉर इक्विवेलेंट सेल, फॉर इक्विवेलेंट सेल, फॉर इक्विवेलेंट सेल. बेटा इक्विवेलेंट सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरा, VA माइनस VC विल बी इक्वल टू, भाई करंट तो इसमें भी सेम होगा. अगर इक्विवेलेंट सेल है तो जितना करंट वो दोनों सेल मिलकर दे रहे थे, इतना करंट ये अकेला सेल देगा. तो इसमें करंट कितना होगा बेटे, I. V इक्वल टू होता है E माइनस IR. E यहां पर क्या है, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. बेटा थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं. तो थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में VA माइनस VC है, यहां भी VA माइनस VC. E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी बेटा, E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई कितनी बेटा मेरे पास, R1 प्लस R2. तो जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ को कंपेयर किया, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, comparing equation
कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को जैसे ही कंपेयर करेंगे बेटा हमारे पास आया E इक्विवेलेंट की वैल्यू आई हमारे पास E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई वो आई बेटा हमारे पास कितनी R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अगर दो सेल हमारे पास सीरीज में होते हैं तो अगर दोनों को हटाकर मैं एक सिंगल सेल लगाऊं जो इन दोनों का इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट सेल की ईएमएफ तो होगी वो होगी E1 प्लस E2 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा बेटे मेरे पास कितना R1 प्लस R2। अगर मान लीजिए दो सेल की जगह हमारे ज्यादा सेल है, इफ देयर आर n cells, if there are n cells in series, अगर n सेल जो है वो सीरीज में है तो बेटा ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 से लेकर कहां तक En तक और R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3 से लेकर Rn तक। तो ये हमारे पास आएगा अगर हमारे n सेल किसमें है सीरीज में है। एक बात यहां नोट करने की है वो क्या है कि अगर मैं पहला सेल देखूं तो देखो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है हमारा, तो पहले सेल में से जो करंट आएगा वो हमारा लेफ्ट की तरफ होगा और दूसरे सेल में से भी जो हमारा करंट आएगा वो भी किधर होगा बेटा लेफ्ट की तरफ होगा। इसका मतलब दोनों में जो सेल में करंट की डायरेक्शन है वो क्या है सेम है। लेकिन मान लीजिए अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा सेल है और दो या दो से ज्यादा सेल है और देखो ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, ईएमएफ E1 इसकी E2 इसकी E3 और इसकी E4। अगर बेटा ऐसा हो जाए देखो इसमें पहला सेल जो है वो करंट हमारा लेफ्ट में दे रहा है, सेकंड वाला भी लेफ्ट में, लेकिन जो थर्ड वाला है वो देखो करंट हमारा राइट में दे रहा है। इसका मतलब ये हमने जो सेल जोड़ा है ये उल्टा जोड़ दिया है। तो जब ऐसे में सेल अगर हमारा पास उल्टा डायरेक्शन में करंट दे रहा है या उल्टा सेल जुड़ा हुआ है उस केस में जो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा बेटे E1 प्लस E2 और जो सेल हमारा उल्टा जुड़ा हुआ है उसको हम उसकी ईएमएफ को क्या कर देंगे बेटा माइनस, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का E3 और प्लस का E4। सर क्या जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तब भी माइनस करेंगे? जी नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में तो हमारा रेजिस्टेंस ऐड होगा उसमें माइनस नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस ऐड होता है बस ईएमएफ क्या हो जाएगी उसकी माइनस हो जाएगी। ठीक है बेटे, तो इस तरह से अगर मान लीजिए हर एक सेल की ईएमएफ क्या है सेम है, अगर मान लीजिए जो n सेल्स हैं उनकी ईएमएफ क्या है सबकी सेम है, इफ द ईएमएफ ऑफ, या हम कह सकते हैं इफ ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल, इफ ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल, अगर सारे के सारे सेल्स आइडेंटिकल है तो बेटा सबकी ईएमएफ बराबर होगी और अगर सबकी ईएमएफ बराबर होगी तो साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा बराबर होगा। तो उस केस में E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पहले का E दूसरे का E कितने टाइम्स n टाइम्स, तो E इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा हमारे पास कितना NE और R इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा कितना बेटे R कितना NR। ये फाइनल अगर n सेल्स हमारे सीरीज में जुड़े हुए हैं तो जो उनकी इक्विवेलेंट ईएमएफ होगी वो होगी बेटा NE और जो उनका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो हमारा होगा क्या NR। ठीक है, ये हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन था सेल्स का, व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल्स को हमने किसमें जोड़ा है सीरीज में। ठीक है, जो सेकंड आता है हमारे पास वो सेकंड है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए बेटा पैरेलल में कब बोलते हैं, देखिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम रहता है हर एक सेल में तो हम बोलेंगे सेल हमारे किसमें है पैरेलल में है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल इज सेम देन द सेल्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये जो है हमारे पास बेटा दूसरा कॉम्बिनेशन है, ये है क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हमारे सेल किसमें है पैरेलल में है तो उनके एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा। मान लीजिए हम यहां पर दो सेल लेते हैं,
ये हमारे पास पहला सेल है, ठीक है जी, और यहां पर हमारे पास एक दूसरा सेल है, ठीक है। पहले सेल की बेटा ईएमएफ जो है, पहले सेल की ईएमएफ E1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1। दूसरे सेल की ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R2। मान लिया इसके दोनों एंड पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, हमारा V है। पहली बैटरी हमारे पास करंट दे रही है कितना, I1, और दूसरा सेल जो हमारे पास करंट दे रहा है वो कितना दे रहा है बेटे, I2। तो जो टोटल करंट हमारे पास आ रहा है वो कितना है, I। ठीक, देखिए दोनों सेल में, दोनों सेल के एंड्स जो हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसलिए दोनों सेल किसमें हो गए, हमारे पैरेलल में हो गए, ठीक है जी। क्या मैं लिख सकता हूं बेटा, जो टोटल करंट होगा I, दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां से देखो आप, जो I करंट है टोटल वो कितना होगा, जितना पहला सेल जितना करंट दे रहा है प्लस जितना दूसरा सेल करंट दे रहा है, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। अब मैं पहले सेल के लिए लिख सकता हूं फॉर सेल 1, बेटा पहले सेल के लिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस I1 R1। तो क्या यहां से बेटा मैं I1 की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास E1 माइनस V डिवाइड बाय R1। फॉर सेल 2, दूसरे सेल के लिए भी क्या लिख सकता हूं बेटा, I2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी मेरी E2 माइनस V डिवाइड बाय R2। बेटा I1 और I2 की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, I1 की वैल्यू भी और I2 की वैल्यू भी। तो I कितना हो जाएगा मेरे पास, I1 कितना है बेटा, E1 माइनस V डिवाइड बाय R1 प्लस E2 माइनस V डिवाइड बाय R2। देखो यहां से बेटा E1 अपॉन R1 अलग लिख लेता हूं, माइनस V1 अपॉन, इन सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो I कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा E1 माइनस R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। अब देखो इनको अलग अलग करके लिखेंगे बेटा कैसे, I कितना हो जाएगा, E1 R1 प्लस E2 R2, इसको अलग लिख लेते हैं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, इसको अलग लिख लिया बेटे। माइनस V कॉमन आ गया यहां से, तो बेटा माइनस का V कॉमन ले लिया हमने यहां से, ये बचा माइनस का 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है जी। इसको लेफ्ट में ले आते हैं, इसको राइट में ले जाते हैं, तो ये आया मेरे पास कितना बेटा, V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस का I। इसको डिवाइड में भेज देते हैं बेटा, तो V का क्या फॉर्मूला आया हमारे पास, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस I, और इसके डिवाइड में हो गया बेटा ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये हमारे पास इक्वेशन आई है। इस इक्वेशन को मान लिया हमने, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो दिस इज लेट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया बेटा, सेकंड मान लिया, ठीक है। अब देखो ये हमने पहले सेल के लिए लिया था, ये दूसरे सेल के लिए। अगर दोनों सेल को हटाकर एक सिंगल सेल लगा दूं तो वो इन दोनों सेल्स का इक्विवेलेंट सेल होगा। देखिए इक्विवेलेंट सेल होगा तो उसके लिए क्या मैं लिख सकता हूं, फॉर इक्विवेलेंट सेल, फॉर इक्विवेलेंट सेल क्या होगा बेटा, फॉर इक्विवेलेंट सेल, इक्विवेलेंट सेल के लिए V की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। बेटा आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर थर्ड को और सेकंड को कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। लेफ्ट में V है, यहां भी V है, यहां पे I इंटू R इक्विवेलेंट है। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, I डिवाइड बाय 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। देखो यहां से बेटा कंपेयर करेंगे तो ये V इक्वल टू E इक्विवेलेंट की वैल्यू तो ये आ गई हमारी,
और 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ गई हमारी। तो देखो यहां से तो आया हमारे पास 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। एक तो ये आया। अब 1/r1 और 1/r2 ये प्लस है, इसको हमने क्या मान लिया 1/r इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी सारी। तो ई इक्विवेलेंट कितना आया बेटे हमारा E1/r1 प्लस E2/r2 और ये 1/r1 इसकी वैल्यू कितनी आई है 1/r इक्विवेलेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये यहां से ऊपर चला जाएगा, कुल मिलाकर ये फॉर्मूला आ जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1/r1 प्लस E2/r2। E1/r1 प्लस E2/r2। ठीक है जी। तो ये दो फॉर्मूला है बेटा हमारे पास। जब सेल्स हमारे पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट सेल के लिए जो टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/r इक्विवेलेंट होगा वो होगा बेटे 1/r1 प्लस 1/r2 और ईएमएफ के लिए होता है E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1/r1 प्लस E2/r2। ठीक है। अगर मान लीजिए n सेल्स है हमारे, एक नहीं दो नहीं पूरे कितने हैं n सेल्स है। इफ देयर आर n सेल्स, अगर हमारे n सेल्स हैं तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इफ देयर आर n सेल्स, इफ देयर आर n सेल्स इन पैरेलल, अगर n सेल्स हमारे किसमें हैं पैरेलल में है, तो उस टाइम पर अगर n सेल हमारे बेटा पैरेलल में है तो हम लिखेंगे E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1/r1 प्लस E2/r2 से लेकर कहां तक En/Rn तक, और 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखेंगे बेटा 1/r1 प्लस 1/r2 से लेकर कहां तक 1/Rn तक। ये दो फॉर्मूले हैं। जब हमारे पास सेल्स किस में होते हैं पैरेलल में तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है बेटा। अगर मान लीजिए सारे के सारे सेल्स कैसे हैं आइडेंटिकल है, इफ ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल, तो बेटा जब यहां से सोल्व करके आप R1 R2 सबकी वैल्यू R होगी, E1 E2 सबकी वैल्यू E होगी, तो सोल्व करेंगे यहां से तो बेटा E इक्विवेलेंट की वैल्यू तो जो आएगी हमारे पास वो आएगी E के बराबर, और R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी R/n के बराबर। यानी कि अगर हमारे कितने भी सेल किसमें जुड़े हो पैरेलल में, अगर n सेल्स है और वो आइडेंटिकल है और वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगी वो उतनी ही आएगी जितनी एक सेल की आएगी। सोल्व करके देख लेंगे यहां से E1 E2 En सबकी वैल्यू E रखेंगे, R1 R2 Rn सबकी वैल्यू R रखेंगे, सोल्व करेंगे तो E इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास कितना E। यहाँ पर R1 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कितना हो जाएगा n/r। E 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू आई बेटे n/r, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी रेसिप्रोकल ले लेंगे R/n। ठीक है। तो n सेल्स अगर हमने जोड़े हैं किसमें n आइडेंटिकल है और उनको हमने जोड़ा है किसमें पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट भी है ईएमएफ कितनी आएगी जितनी एक सेल की है। आप 10 सेल जोड़ लो पैरेलल में तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगी टोटल वो उतनी आएगी जितनी एक सेल की ईएमएफ है यानी कि E, और इक्विवेलेंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा जितना एक सेल का है डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेल्स यानी कि R/n। ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले किए हमने यहां से। एक बात का ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स करते वक्त, बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है इसको यूज नहीं करेंगे हम। सीरीज वाला फॉर्मूला तो यूज करेंगे लेकिन पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये फॉर्मूला हमें सही रिजल्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा सर? हमने तो ड्राइव किया। देखो ये वाला फॉर्मूला हमें सही रिजल्ट सिर्फ तब देगा जब सारे के सारे सेल्स क्या है आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अगर सारे सेल्स आइडेंटिकल नहीं है तब ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि देखिए यहां पर आपने ये मानना है कि दोनों सेल जो हैं वो अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इधर से करंट I1 आ रहा है, इधर से करंट I2 आ रहा है, इधर करंट जा रहा है। ये आपने एक स्पेशल केस लिया है। हो सकता था करंट हमारा इधर से आकर और इन दो रास्तों में चला जाए, नीचे वाले सेल में भी और इधर भी। ठीक है जी। तो हमने स्पेशल केस लिया है जब करंट हमारा दोनों सेल से बाहर आके और
वायर में जाएगा। ये तभी है जब ये दोनों सेल्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल। तो बेटा सीरीज वाला फॉर्मूला तो आप यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, लेकिन कभी भी पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये गद्दार फॉर्मूला है, ये हमें गलत रिजल्ट देगा। ये हमें सही रिजल्ट देगा सिर्फ एक केस में, कब, अगर मान लीजिए सारे के सारे सेल्स क्या है हमारे, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक।